इन दिनों फिल्म इंडस्ट्रीज बॉलीवुड में एक पहले घटना की शुरुआत हुई सुशांत सिंह मर्डर केस से, लेकिन अब जांच का दायरा बढ़ते बढ़ते सीबीआई और अब पूरा मामला ड्रग्स पे चला गया है। तो क्या कहेंगे जिस प्रकार की कार्रवाई हो रही है वो कितना सही मानते हैं और कितना गलत मानते हैं? एनसीबी की बात कर रहे हैं, जी ड्रग्स जी पे चला गया। जी। देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना भारत सरकार ने इस आशय से किया था, जब हमारे पड़ोसी मुल्क दुश्मन देश जब हमारे देश में ब्राउन शुगर यानी हेरोइन, ब्राउन शुगर, वाइट शुगर और इन सब के गिरफ्त में जब लोग आने लगे, मार्फिन और निकोटीन, तमाम ऐसे, तो गवर्नमेंट बहुत चिंतित हुई उस समय की, और देश में बड़ा हो हल्ला भी मचा, कई कितने सेंटर खोले गए इनको सुधारने के लिए। लेकिन जो है, जब भी ये सेंटर से निकले और बाहर आए तो फिर वही नशे की जद में पड़ गए। और आपको विश्वास नहीं होगा, जेलों में भी इन नशेड़ियों को जब गिरफ्तार करके पुलिस जेल भेजती है या एनसीबी भेजती है, तो जेल के अंदर का जेलर और सुपरिटेंडेंट भी जो है उनको बचाने के लिए, उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए कि कहीं ये मर जाएगा तो हम फंस जाएंगे, उसको बाकायदा खरीदारी करके हेरोइन यानी कि वाइट शुगर और ब्राउन शुगर की सब पुड़िया का मंगा के 100-200 पुड़िया वहाँ बांटते हैं, इसकी जान न जाए। एकदम अकड़ने लगता है, एकदम से अजीब सा उसका जीव उब निकलने लगता है, तो जेलर डर के मारे सुपरिटेंडेंट फट से अपने पैसे से मंगा के देते हैं। यही नहीं, जेलों में बिकता भी है खुलेआम। जेलों में जेल विभाग इसको बिकवाता भी है, ड्रग्स को। मैंडेक्स सबको मिल जाएगा वहाँ, marijuana मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। हमारे कहने का तात्पर्य है कि नारकोटिक्स ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985 में ये जो है बना, इस महान उद्देश्यों को लेकर कि देश के नौजवान जो गुमनामी के अंधेरे में, नशे के अंधेरे में जा रहे हैं, उनको फिर से उजाले में लाया जाए, और देश का भविष्य जो है वो नौजवानों से बनता है, इसलिए अपने देश के भविष्य को बचाया जाए। 16 सितंबर 1985 को तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इसको मंजूरी दे दी। 14 नवंबर 1985 को एनडीपीएस एक्ट जो है अमेंडेड, ये 3 बार इसमें अमेंडमेंट हुआ, 1988, 2001 और 2014 में 3 बार इसमें अमेंडमेंट किया गया। खैर, तो कहने का तात्पर्य है कि सुशांत सिंह का जो प्रकरण है वो सीबीआई ने मान लिया ये आत्महत्या है। अब उसके बाद सीबीआई ने ये माना कि इसमें कुछ ईडी का भी मामला है, तो ईडी के भी अधिकारियों को उन्होंने आमंत्रित कर दिया कि आप भी देखिए भाई। ईडी वालों ने भी पूछताछ किया, गहन पूछताछ किया। उसके बाद इसमें फिर एक आ गया मैरिजुआना, कि मैरिजुआना यानी गांजा, ये जो लड़की गिरफ्तार हुई है रिया चक्रवर्ती, तो ये हुआ कि मैरिजुआना जो है ये सुशांत सिंह राजपूत को मैरिजुआना ये और इसका भाई दोनों मिलकर उनको मुहैया कराते थे और खुद भी पीते थे, ड्रग लेते थे। ठीक है, अब इसके आधार पर शुरू हुआ एनसीबी की कार्रवाई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अगर ठीक रहती, ईमानदार रहती, तो गवर्नमेंट, भारत सरकार ने जिन महान उद्देश्यों को लेकर नारकोटिक्स एक्ट बनाया 1985 में, उसका पालन कराती। या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और पुलिस और आबकारी विभाग के देख रेख में ये कारोबार होता है। यही कारोबार नहीं होता, देह व्यापार भी होता है। देह व्यापार अधिनियम 1956 में बना, और जो है देह व्यापार भी होता है। और भारतीय विद्युत अधिनियम, जुआ अधिनियम, बड़े पैमाने पर जुआ भी खिलवाया जाता है, पुलिस से लेकर
और उसमें स्मैक भी चलता है, उसमें मैरिजुआना भी चलता है, उसमें हेरोइन भी चलता है, उसमें चरस भी चलता है, उसमें हशीश भी चलता है, तमाम चीज़ें उस जुआ खाने में भी चलती हैं और सब बाकायदा जो है लाइसेंस लिए हुए जुआ का हो और बार का हो चल रहा है ये सब। आजकल हुक्का पार्लर भी बड़ी तेजी से खुला हुआ है। हमारे बनारस में कम से कम 400 हुक्का पार्लर चल रहा है। देश की बात छोड़ दीजिए, करोड़ों में चल रहा है। ये भी एक नशा का जद है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अगर ईमानदार होती अपने पैसे के प्रति, अपने नौकरी के प्रति जिसका वेतन पाती है, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को क्या ये पता नहीं था कि बम्बई फिल्म नगरी है और फिल्म नगरी के बाहर और सीरियल नगरी और सारे नगरी में ये सब एडिक्ट हैं और ये सारे सप्लाई हो रहे हैं? क्या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को आंख बंद करके और कान बंद करके रहना चाहिए था? मैं ये पूछना चाहता हूँ। विक्की गोस्वामी से कोई बड़ा ड्रग स्मगलर है? वर्ल्ड का टॉप मोस्ट ड्रग स्मगलर है, 2 नंबर पर दाऊद इब्राहिम है। क्या कार्रवाई होती है एनसीबी की? एनसीबी का काम है बरामद करना माल, और बीएसएफ का कार्य है सीमा पर जो है, सीमा के मतलब कि सीमा के भीतर जो है ड्रग्स ना आवे। और हवाई जहाज वगैरह से अगर आता है तो उसकी भी जिम्मेदारी एनसीबी पर है, कस्टम विभाग पर है, सब पर है। लेकिन आज क्या है साहब? सीबीआई ने मेहनत किया, सीबीआई ने सब कुछ खोला, सब कुछ लाया, इन लोगों को थमाया। तमाचा है यार, जो बात सीबीआई निकाल ली, आप क्यों नहीं निकाल पा रहे थे? आप तो उसके लिए बनाए गए जिम्मेदार और जवाबदार हैं। 1 ग्राम की भी रिकवरी नहीं हुई अभी तक। एनडीपीएस एक्ट में यह जरूरी है रिकवरी होना। आर्म्स एक्ट में ये जरूरी है रिकवरी होना, चाहे 25 आर्म्स एक्ट हो, चाहे 25/30 आर्म्स एक्ट हो। हथियार का बरामद होना, गोली का बरामद होना, गोला बारूद का बरामद होना जरूरी है। इसी तरह से भारतीय विद्युत जुआ अधिनियम 1867 में भी ये जरूरी है कि एक प्लेइंग कार्ड्स और फड़ पे पैसे और कम से कम 2 जुआड़ी होने चाहिए, इसके लिए भी जरूरी है। तब ये एक्ट में आप जुआ एक्ट में किसी को गिरफ्तार करके भेज सकते हैं। उसी तरह से नारकोटिक्स एक्ट में यह जरूरी है कि रिकवरी जरूरी है। रिकवरी अगर कोई आदमी पीने को उद्देश्य से लिया है तो कमर्शियल क्वांटिटी नहीं होगी, और कमर्शियल क्वांटिटी 300 ग्राम 300 ग्राम से ऊपर पे जो है कमर्शियल क्वांटिटी माना जाता है हेरोइन को लेकर, व्हाइट शुगर, ब्लड शुगर, ब्राउन शुगर और हशीश, ये सब चीजें तमाम लेकर। 1 ग्राम, आधा ग्राम, 0.1 मिलीग्राम भी बरामदगी नहीं है, केवल गिरफ्तारियां हो रही हैं, समन पर समन हो रहा है। भाई क्या तमाशा है? 4 साल पहले कोई आपस में बात किया है, 4 साल पहले कोई अगर नशा छोड़ दिया है तो उसकी सजा अब आप देंगे। 4 साल पहले अगर 2017 का मामला है और किसी ने अगर किया भी, लिया मैरिजुआना ले लिया, कुछ भी ले लिया, हशीश ले लिया, किसी के कहने पर ले लिया, कैसे लिया जाता हम बता रहे हैं, तो 4 साल बाद आप उसका कॉन्ग्रेंस लेंगे कि आपने 4 साल पहले पिया था। अरे क्या बात है? साबित कहां से हो रहा है? 1.1 मिलीग्राम की भी बरामदगी नहीं है और एनसीबी जो है मुलजिम पर मुलजिम बनाए चली जा रही है, जेल में जेल भेजी चली जा रही है और सबको जो है लाइन से खड़ा कर दे रही है। क्या तमाशा है? कानून के साथ मजाक हो रहा है। बिल्कुल कानून के साथ खिलवाड़ है, मजाक है। और एनसीबी जो है अपने रास्ते से जो है भटक गई है। उसको तो रास्ता दिखाया देश की सीबीआई ने। हर जगह जो है मादक द्रव्य बिक रहे हैं, सब एनसीबी के अधिकारियों और इंस्पेक्टरों के नॉलेज में है। मैं जानता हूं इस चीज को अच्छी तरह से, क्योंकि मेरे पिताजी कस्टम अधिकारी थे और जो है यहाँ मवैया पर जो है मैं रहा हूँ सिंस 1989 से 1991 तक रहा हूँ मैं। उसमें हमारे बगल में एनसीबी के ही इंस्पेक्टर रहा करते थे और डिप्टी डायरेक्टर रहा करते थे और इनकम टैक्स के लोग रहते थे। सबसे हमारा परिचय था। मुझे मालूम कि क्या चल रहा है। भांग के ठेके की नीलामी होती है, 1,80,000 का भांग सरकार कहता है, निर्धारित करता है कि एक कोटेदार को 1,80,000 का भांग देंगे। अब भांग का ठेका उठ रहा है 22 लाख में, तो ये 22 लाख कहाँ से रिकवरी होगी उसकी? 22 लाख यहाँ से कि हर भांग के ठेके के बगल में 2 लोग झोला लेके खड़े रहते हैं और उसमें जो है मैरिजुआना यानी गांजा
उसमें चरस, उसमें अफीम, उसमें हशीश, उसमें तमाम चीज़ें जो है बेची जाती हैं, ये सब जानता है। पुलिस भी पैसा खाती है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी पैसा खाती है, और इसमें जो है आपके डिपार्टमेंट ऑफ आबकारी डिपार्टमेंट पूरा मिला हुआ है। आप बताइए, ये स्थिति है इस देश की। जब नई नई लड़कियां इंडस्ट्री में जाती हैं, बाहर से मेरी बहनें हैं लगेंगी, मेरी यही कह सकता हूँ कि जाती हैं जब अपना भाग्य आजमाने के लिए, माँ बाप को छोड़ कर चली जाती हैं कि हम कुछ बनना चाहते हैं, हम कुछ अपने कलाओं का प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर वो जब कांटेक्ट कोई हर डायरेक्टर का जो है वो होता है, भड़ुआ होता है। अभी अनुराग कश्यप का भी एक मामला पकड़ा, जिसे पायल घोष ने मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब वो लड़कियाँ जाती हैं तो जब इंट्रोड्यूस होती हैं डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, तो ये लोग जो है रेव पार्टी के नाम पर किसी फार्म हाउस में, किसी बड़े होटल में सब लड़कियों को बुलाया जाता है कि आप लोग आइए, रेव पार्टी पहले होगा। रेव पार्टी में क्या होता है, मादक द्रव्य पीना होता है, शराब चलता है, और उसके बाद जो है ये डांसिंग होता है, बुल डांस होता है, और उसके बाद हचक के जो है जब वो सब नशे की जद में आ जाती हैं, चरस पी के, अफीम गांजा पी के, तो उन सबों को, लड़कियों को भी अंदर ये फीलिंग होने लगता है सेक्स का, और इधर डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब पहले ही तैयार हैं, तो ये ज़बरदस्ती पिलाया जाता है। उनकी मजबूरी होती है कि भाई हम इन्हीं के अंडर में काम करना है, भाई चलिए पार्टी मनाए। जब वो मदहोश होने लगती हैं तब ये साले कमरे में लेकर जाते हैं, होटल के साले उनके साथ जो है ये बलात्कार करते हैं डायरेक्टर और जो है प्रोड्यूसर्स, और हीरो भी साले इसमें शामिल है। हीरोइनों को किस तरीके से इस नशे में धकेला जाता है, किस तरीके से उनको ज़बरदस्ती लड़कियों को पिलाया जाता है, इस पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ध्यान नहीं है। वो कौन कौन से डायरेक्टर हैं, एक तो साला महेश भट्टवा है, एक पूजा भट्ट है, एक सनी लियोनी देखिए बिग बॉस के जरिए सीजन 5 में जो है ये जो है सलमान खान को भा गई और एक पॉर्न स्टार बन गई। अजीब ही हाल है साला, एक रंडी को साले तुम पॉर्न स्टार बना रहे हो। रंडी तो रंडी है, अब विदेश की रंडी को लाकर जो है, रहने वाली ये चंडीगढ़ की, हमेशा साली फॉरेन में अमेरिका में थी और इसने ब्लू फिल्म बनाया और लेस्बियन थी। सलमान खान को भाग गई, सलमान खान बिग बॉस सीजन 5 में लाए कि तुमको जो है हम विनर बनाएंगे। विनर कहाँ से बने, राकेश नायक ने जनहित याचिका कर दिया चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस, ऑनरेबल हाई कोर्ट के बेंच पर हमने जनहित याचिका कर दिया। कलर्स को और बायाकाम 18 को और ब्रॉडकास्टिंग सूचना इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और सबको मैंने पार्टी बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्टी बनाया, और उसमें मचा हड़कम। नोटिस की बात आई तो ये लोग तत्काल जो है ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट ने हमको चिट्ठी भेजा, रितु शर्मा ने चिट्ठी भेजा कि इनको जो है बिग बॉस से हम लोगों ने निकालने का निर्देश भेज दिया है, कलर्स और बायाकाम 18 को, और बिग बॉस से जो है सनी लियोनी को मैंने बाहर कराया। यही नहीं, सनी लियोनी को फिल्मों में न लिया जाए इसके लिए राकेश नायक ने पूरे देश के, पूरे बम्बई के, बॉलीवुड के कोई भी एक्टर बचा नहीं जिसको चिट्ठी नहीं भेजा हूँ। सबको मैंने चिट्ठी भेजा, सबको मैंने उसका गंदा तस्वीर भेजा एनेक्स करके, और उसकी हरकतों को बारे में बताया, और मैंने अपील किया, आमिर खान से भी अपील किया, सलमान खान, सबसे मैंने अपील किया, डायरेक्टरों से, सारे डायरेक्टर कोई बचा नहीं। मैंने 188 जगह रजिस्टर्ड मैंने भेजा, और सब के सब साले चुप। और उसके बाद क्या हुआ, बिग बॉस सीजन 5 में महेश भट्ट पहुंच गया, ये साला बुड्ढा है, हर हीरोइन को अपने जंघे पे ही बैठाएगा, अपने आगे ही बैठाता है साला, कमीना कहीं का। इसका भाई भी साला जो है भट्ट, कौन है, विक्रम भट्ट है कि कौन भट्ट है, ये भी साला बहुत बड़ा हरामी है, अमीषा पटेल की ज़िंदगी खराब कर दिया अपने घर में रख के। तो भट्ट साहब जाते हैं सीजन 5 में, बिग बॉस उनको बुलाते हैं, वो जाते हैं, बाकायदा सनी लियोनी के साथ बैठते हैं, झूला पर उनके बैठते हैं, झूलते हैं, और उसके बाद जो है गले लगाते हैं और उसको कहते हैं जिस्म 2 में मैं आपको बतौर हीरोइन लेने का ऐलान बिग बॉस के घर से कर रहा। तालियां बज रही है, क्या तमाशा है भैया सलमान खान जी, हाँ महेश भट्ट जी आपका। अब उसके बाद जिस्म 2 पिक्चर बन गया, मेरे विरोध के बावजूद जिस्म 2 बनाया गया।
और जिसमें 2 के बाद जब एकता कपूर बालाजी प्रोडक्शन हाउस की डायरेक्टर एकता कपूर जो जितेंद्र की लड़की है और उनके बस में नहीं, एकता कपूर लेस्बियन है, शादी उसने नहीं किया, और उसका भाई तुषार कपूर भी वो है, तुषार कपूर जो है वो लड़कों के साथ जो है वो, ये तो लेस्बियन हो गई। हाँ, तो एकता कपूर की नज़र जो है बिग बॉस में जब आई तभी पड़ गया था। बिग बॉस से निकलने का इंतजार कर रही थी, तब तक जिस्म 2 में चली गई। फिर एकता कपूर ने उससे कंसर्ट किया, अपने घर ले आई। अब बोली हम तुमको रागनी MMS2 नामक पिक्चर मैं दे रही हूँ। अब बहुत बड़े बजट का ये पिक्चर होगा, लेकिन हमारी शर्त यह है कि आप हमारे साथ लेस्बियन का हम आप सेक्स किया जाएगा, क्योंकि आप शायद कुछ ज़्यादा आनंद देती हैं। ऐसा मैं देखा आपका सीन। सनी लियोनी से बोलती है एकता कपूर, कितनी कमीनी है सोचिए। और एक बालाजी प्रोडक्शन हाउस में जितनी भी लड़कियों का सिलेक्शन किया गया अब तक, जब से बना तब से अब तक, तो अपने हवस का शिकार इसने बनाया। उन्हीं लड़कियों को इसने फाइनल किया अपने सीरियल के लिए, जिन लड़कियों ने हाँ कर दिया कि हम आपके साथ लेस्बियन उसमें हम आएंगे। लेकिन वो लड़कियां अनजान, लेकिन ये तो टैलेंटेड थी ना लेस्बियन, पहले तो ये लेस्बियन ही थी ना, सनी लियोनी। अब सनी लियोनी को साहब लेके कमरे में गई और टेस्ट ली, और उसके बाद पास हो गया भाई वो। उसने ज़बरदस्त कही कि हमको बड़ा अच्छा फीलिंग हुआ आज पहली बार लगा कि किसी लड़की के साथ मैं सोई हूँ लेस्बियन। मतलब ये हालत है एकता कपूर का। हाँ, हम लोग वापस आए अपने सवाल पे ही मैं हूँ, मैं सवाल पे ही हूँ, कहीं आप भागिए नहीं, मैं सवाल पर ही हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ बॉलीवुड का ये गंदा खेल, ये गंदा खेल बॉलीवुड का गंदा खेल है। और इस तरीके से इनको रेब पार्टी के द्वारा, रेब पार्टी का मतलब है ड्रग्स है, शराब है, और इसमें सिगरेट है, और इसमें जो है हेरोइन है, कोकीन है, ये तमाम चीज़ ड्रग्स है इसमें इन्वॉल्व है। हाँ, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम। क्या तमाशा है। राम को भी बदनाम कर रहे हो ड्रग्स को लेकर, कृष्णा जी को भी हमारे बदनाम कर रहे हो ड्रग्स को लेकर, भोलेनाथ बाबा जी को भी तुम लोग बदनाम कर रहे हो मेरे ड्रग्स को लेकर। मैं पूछना चाहता हूं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के भारत सरकार के डायरेक्टर से, ये डायरेक्टर महोदय ये बतावें कुंभ मेला में कितने लाख टन जो है मैरिजुआना गांजा जो है वो साधु संत पीते हैं खुलेआम चीलम लगा के, अब कहते हैं बोल बम। और आपके देख लीजिए अयोध्या में, देख लीजिए जहाँ भी साधु संतों का अखाड़ा है आप देख लीजिए, नागा साधुओं का देख लीजिए, सब मैरिजुआना पीते हैं। आप कैसे पीने देते हैं? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर से मैं पूछ रहा हूँ, आपका डिपार्टमेंट जो है कैसे इनको पीने देता है, कैसे परमिट करता है, कैसे नज़रअंदाज कर देता है? भाई खुलेआम इस तरह से चल रहा है। और आप जो है झूठे सब अभिनेत्री बेचारी जो गम की मारी हैं उन्हीं के पीछे पड़ गए आप पीछा पकड़ लिया है आप यार। क्या सीबीआई ने आपको मौका दे दिया, आपने पूरा पीछा पकड़ लिया है? बरामद करिए ना, रिकवरी करिए ना यार, आप रिकवरी कराइए। पंजाब मेरा डूब गया नशे की आगोश में, पंजाब का नौजवान नौयुवतियां जो है नशे की आगोश में डूब गई। आज पंजाब का जो है किसान जो है मारा फिर रहा है, क्योंकि उसका नौजवान बेटा जो है एक नहीं दो नहीं तीन नहीं सब जो है ड्रग एडिक्ट हो गए। क्या कर रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो? क्यों नहीं पंजाब में जो है बैंड करा दी? क्यों नहीं पंजाब में जो है ये कराया है? हर रोज स्पेशल ट्रेन चलती है बॉम्बे के लिए पंजाब से, और बम्बई जाती है अस्पताल, वो बॉम्बे जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है वहाँ से वहाँ जाती है। नशे को छुड़वाने के लिए लाखों सेंटर चल रहे हैं, एनजीओ चल रहा है, कहीं कुछ नहीं। आप कर क्या रहे हैं? आपको सीबीआई बता रही है तब आपको समझ में आ रहा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों। उसके पहले आप कोई संज्ञान नहीं लिए बॉम्बे पर।
बॉलीवुड पर, हा? और आप सबका अतिथि बुला बुला कर कि आप 4 साल पहले ली थी, पी थी, अरे पी थी, बात खत्म हो गया। अब रिकवरी तो है नहीं। अब का बताइए, कोई रिकवरी तो दिखाइए उनके पास से एनडीपीएस एक्ट के तहत, कि आप सबको जो है जेल ही भेजना चाहते हैं तो जेल ही भेज दीजिए। हाँ, हम आपके खिलाफ बोल रहे हैं, हमको भी जेल भेज दीजिए। आपका मकसद सिर्फ जेल भेजना है और पैसा लूटना है। जितने ड्रग के स्मगलर हैं, आंख मूंद कर आपको बिकवाना है। चलिए बिकवाइए, हम भी देखते हैं। जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत मैं भी कर रहा हूँ और मैं पूछ रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के जरिए, जो है मैं पूछता हूँ, सारी बातों को रखता हूँ। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दूसरा पक्ष ले लीजिए। ये एक पायल घोष एक्ट्रेस है। इन्होंने अभी कल बंबई के थाने में जो है एक FIR लिखवाया और अब बड़े ही अफसोस व शर्मिंदगी की बात यह है कि अनुराग कश्यप डायरेक्टर, जो पायल घोष को अपने बेडरूम तक ले गया एक बहाने से, और उसके बाद उससे कहता है कि मैं बड़ा ही कुल तरीके से, लड़कियां जो है मेरी बाहों में आ जाती हैं, अपना मार बहवाई कर रहा था, एवब 200, मतलब उसको बड़ा प्राउड हो रहा था कि 200 से ऊपर लड़कियों के साथ मैं सो चुका हूँ, यौनाचार कर चुका हूँ, कदाचार कर चुका हूँ, व्यभिचार कर चुका हूँ। ये साला जो है अनुराग कश्यप डायरेक्टर, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, पूछताछ नहीं हो रही है। क्या चल रहा है भाई? इसको भी मैं देखता हूँ, इसका भी मैं संज्ञान ले लिया हूँ। हमारी संस्था गरीब शोषित असहाय विधिक सहायता संस्थान ने इसका भी संज्ञान लिया है। अनुराग कश्यप ने जो है पायल के साथ जबरदस्ती हवस का शिकार बनाया, एक बार नहीं कई बार बनाया। और डायरेक्टर अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग कंगना रनौत ने पायल घोष के साथ हुए बलात्कार के परिप्रेक्ष्य में अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग किया है। अब बताइए, कंगना रनौत एक बेचारी लड़की लड़ रही है, अकेला जीव, अब पूरा जो है महाराष्ट्र के लोग जो है लगे हुए हैं, सरकार रहे लगी हुई हैं, सारी चीज़ें हैं। वो तो माननीय अमित शाह जी को मैं तहे दिल से शुक्रिया एवं उनका खैर मकदम करता हूँ कि उन्होंने एक अभिनेत्री की हत्या होने से बचा लिया जिसका नाम कंगना रनौत है। और मैंने भी घोषणा किया था कि कंगना रनौत तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और मैं सलाह देता हूं कि ये अनुराग कश्यप को कि गैंग ऑफ वासेपुर की जगह गैंग ऑफ बॉलीवुड बनाइए। आप गैंग्स ऑफ बॉलीवुड बनाइए और वो दिखाइए बाप। साले तुम लोग डायरेक्टर प्रोड्यूसर, साले लड़कियों को, साले मरिजुआना, साले हीरोइन, साले जो है चरस कसीस, साले उनको जो है उनके जो है मन में, उनके दिमाग में साले जो है सेक्स के प्रति जो है वो करते हो, इरिटेट करते हो साले, और उसका हवस बनाते हो। और साले हराम जादो, साले मादर चोदों, साले जो है 2-3 साल उन सबों के साथ हवस करने के बाद साले जो है अपने हवस की पूर्ति करने के बाद दूसरी लवंडिया, तीसरी लवंडिया, चौथी लवंडिया, पहली बीवी, दूसरी बीवी, सब मतलब चल रहा है। कालकी कोचलिन के साथ इसने फिर शादी किया। और जो है अनुराग कश्यप ने ये पहली पत्नी इनकी आरती बजाज है, इनके पक्ष में उतर गई। क्यों उतर रही है भाई? आपकी जब विपक्ष में थी तभी तो डिवोर्स हुआ, और कालकी भी उतर गई। क्या तमाशा है? बड़े अच्छे हैं तो बड़े अच्छे हैं तो क्यों आप क्यों फिर डाइवोर्स पर दस्तखत करने क्यों गई अनुराग कश्यप के खिलाफ? दोनों पत्नियों से मेरा ये सवाल है। इतने अच्छे हैं ये, आप इनके साथ दिन रात रहती हैं, सब देख रही थी, बड़े अच्छे हैं, तो इतने अच्छे थे तो आपने छोड़ा क्यों? सपना भगनानी है, बिग बॉस सीजन 6 की कंटेस्टेंट रही हैं, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सनी लियोनी के सेक्स बाजार कितना टाइट हुआ बॉलीवुड में। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स एंड असिस्टेंट डायरेक्टर्स और साले कैमरामैन तक भी वही में घुसे रहे।
और मेकअप मैन भी घुस गया उसी में। क्या करना है भाई, उसको क्या करना है, वो तो एक नंबर की साली वर्ल्ड लेवल की रंडी है। ये देखिए एक पिक्चर आया रईस के साथ, लैला मैं लैला, शाहरुख खान के साथ आया 21 सितंबर 2020 को, लैला मैं लैला। दूसरा पिक्चर आया इनका, मैं पहला पिक्चर का नाम बता दूं, पहला पिक्चर इनका आया महेश भट्ट ने जिस्म 2 बनाया, और दूसरा जो है इसकी डायरेक्टर जिस्म 2 की पूजा भट्ट थी, और रणदीप हुड्डा जो है ये भी डायरेक्टर था, और प्रोड्यूसर्ड बाई डीनो मोरिया, तो और रिटेन बाई महेश भट्ट। ये इन लोग ने पिक्चर मिला दिया, यानी कि कीचड़ की मछली को, गंदी मछली को लाके जो है इन्होंने बॉलीवुड में डाल दिया, और गंदा बनाने के लिए, पहले से गंदा था ही, और गंदा बनाने के लिए इन्होंने ऐसा कर दिया। दूसरा जो है एकता कपूर ने रागनी MMS 2 बनाया, सनी लियोनी को प्रमोट किया गया। इतनी चिट्ठियां भेजने के बाद भी ये बॉलीवुड के लोग इतने जो है बदमाश किस्म के हैं, क्या मतलब क्या बताएं। फिर शाहरुख खान को भी नहीं रहा गया, अब पिक्चरवे के बहाने ही लोग होटल बुक होता है, अगल बगल कमरा रहता है, हीरो हीरोइन का धक से हीरोइन घुस जाती है, खाना खाती, दारू पीती, सो जाती है। फिर सवेरे टाइट हो के निकल गए शाहरुख खान साले। 13 इंतजार अरबाज खान, फिर भूमि संजय दत्त के साथ, डोंगरी का राजा डायरेक्टर हडी अली अबरार, वन नाइट स्टैंड, और एक है मैस्टीज एड तुषार कपूर के साथ। रितेश देशमुख भी इसमें हैं, और डायरेक्टर हैं मिलाप मिलन जावेरी। एक पहेली लीला टी सीरीज वालों ने बनाया, प्रोड्यूसर टी सीरीज था भूषण कुमार, गुलशन कुमार के लड़के ने बनाया था, और कृष्ण कुमार उनके भाई, और अहमद खान और सायरा खान। और रागनी MMS 2 का मैंने बता ही दिया आपको, प्रोड्यूसर्ड बाई बालाजी मोशन पिक्चर्स एंड ALT एंटरटेनमेंट, और प्रोड्यूसर सोहराब कपूर, एकता कपूर। यह एक विश्वव्यापी रंडी को, सनी लियोनी को लाकर यहाँ परोसा गया ज़बरदस्ती, और हमारे देश के नौजवान जो है वो एकदम से जो है परेशान इसका पिक्चर देख देख के। तो बॉलीवुड का बड़ा काला चेहरा है, बड़ा काला चेहरा है कि आप ये देखिए कि इसको जो है प्रमोट किया जा रहा है, जिस रंडी का साली का हर साइट पर जो है खुल जाएगा, गूगल से लेके यूट्यूब से लेके सारे तमाम हजारों साइट हैं इसके जो खुलेंगे। और अब मैं लास्ट बताना चाहता हूँ दाऊद इब्राहिम का खेल, दाऊद इब्राहिम कैसे खेलता है। उन 2013 में बम्बई के MLA बाबा सिद्दीकी 2013 में एक भूखंड के मामले में, ये बिल्डर से बना, बम्बई का बड़ा बिल्डर से बाबा सिद्दीकी, इसका पूरा नाम है बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी। ये 2013 में दाऊद इब्राहिम ने इसको एक मामले में जो है हट जाने को कहा था, साला हट भी गया, अब फिर उनका खास बन गया, बहुत खास बन गया। पैसा दाऊद इब्राहिम का लगाने लगा बिल्डर्स के कार्य में, और कांग्रेस पार्टी का विधायक, और कांग्रेस पार्टी का विधायक ये ईद में जो है, ये ईद अफ्तारी का पार्टी देता है। ये देखिए पूरा साले ने हीरा का पहना है, और ये देखिए सलमान खान का हाथ पकड़ा है, और इसके पीछे दिखाई दे रहा है वो ये जो बिल्डर्स है बनारस में, जो विजय सिंह से मिलने आता था, क्या नाम है, अबू आजमी ये दिखाई दे रहा है। ये देखिए, इतने नहीं, बाबा सिद्दीकी को निर्देश दिया दाऊद इब्राहिम ने कि तुम अगली बार इस पार्टी में सलमान खान को मैंने बोल दिया है, शाहरुख को भी समझा दिया है, तुम भी उसको मैनेज करके दोनों की दोस्ती करा दो, दोनों मुसलमान हैं, हम सभी मुसलमान हैं। ये देखिए ध्यान से, शाहरुख खान गले लग रहे हैं, बाबा सिद्दीकी बीच में, एक तरफ सलमान खान की दोस्ती कराया इसने दाऊद इब्राहिम के कहने पर। और ये देखिए इनके पार्टी में सुनील शेट्टी भी जो है देखिए दौड़ रहे हैं पैसा के लिए कि कुछ मिल जाएगा सिद्दीकी साहब से। हैं, अरे दौड़ो साले तुम लोग, दाऊद इब्राहिम को आगे बढ़ाओ। ये सुहेल खान हैं,
अरबाज खान है, सब जो है ये सब जाते हैं। दाऊद का दबदबा कायम है। हाँ, तुषार कपूर भी भाग रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा भी देखिए लाइन में लगे हुए हैं, इनके दौड़ रहे हैं। और तो और देखिए शिल्पा शेट्टी जी भी इसी में हैं, और ये देखिए जैकलिन फर्नांडिस भी हैं इसी में, बाबा सिद्दीकी के यहाँ पार्टी में। और उर्मिला मातोंडकर क्यों पीछे रहेंगी, इनको कौन पिक्चर नया मिल रहा है, तो ये भी चली गई पार्टी में। 20-25 लाख का चेक मिल गया, काम खत्म हुआ। तो ये स्थिति है। और तो और देखिए कंधे से कंधा मिलाकर राहुल गांधी जी चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी। हाँ, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं राहुल गांधी जी। उसके बाद ये चुनाव हार गया बाबा सिद्दीकी, ये है ये बाबा सिद्दीकी साले का, इसका पहले फोटो था, ये दाऊद इब्राहिम का खास है, इसका पहले पूरा फोटो था। चलो, और मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं महात्मा गांधी अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अमर रहें, रविन्द्रनाथ टैगोर जी अमर रहें, अशफाकुल्लाह खां साहब अमर रहें, अबू कलाम आज़ाद जी अमर रहें, अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति जी अमर रहें, और देश की आन बान शान के लिए सरहद पर शहीद होने वाले जवान अमर रहें। और मैं यही कहना चाहता हूँ अपने जवानों के लिए, शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। और माननीय हमारे देश के माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद। मैंने उनके लिए तमाम मंदिरों पर, माँ विंध्यवासिनी पर, बाबा विश्वनाथ पर, काल भैरव बाबा पर, मैंने उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए जो है मैंने मन्नत मांगी थी। वो बेचारे ठीक होकर घर पर आ गए और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्लीन बॉलीवुड कर रहे हैं, गंदगी जो है वो साफ़ कर रहे हैं, वहाँ सड़ान आ रही है। उसके लिए अमित शाह जी को तहे दिल से शुक्रिया और तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। और अमित शाह जी जिंदाबाद। और अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो बहुत ही कर्मठ हैं, गोरखपुर के मैं भी रहने वाला हूँ, गोरखनाथ क्षेत्र का ही रहने वाला हूँ। मंदिर में बचपन से जाता था, जब मैं हम लोगों की गर्मी की छुट्टी होती थी माँ बाप ले जाते थे, ददिहाल ननिहाल सब वही हैं। तो हम लोगों ने नज़दीक से देखा है योगी जी को के कार्यों को। वो तो योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। और पुलिस का इकबाल बुलंद रहे, और पुलिस का इकबाल बुलंद रहे। और उनके लिए भी मैं, जो पुलिस के जवान शहीद हुए हैं उनके लिए भी जिंदाबाद, बीएसएफ के जवान शहीद जिंदाबाद, सीआरपीएफ के जवान भी शहीद हुए हैं उनके लिए भी अमर रहें। और बीएसएफ के भी जवान जो शहीद हुए हैं अमर रहें, और पुलिस के जवान जो शहीद हुए हैं वो अमर रहें। और पुलिस का इकबाल बुलंद हो, आईपीएस आईएएस का इकबाल बुलंद हो। और देश में जिस तरीके से जो है एक नई क्रांति की शुरुआत है, और देश में जो अस्थिरता चल रही है कोविड-19 को लेकर, उसके लिए भी हम लोग बहुत चिंतित हैं। प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित हैं। शायद दाढ़ी भी उन्होंने छोड़ दिया है, शायद मन्नत उन्होंने केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए मान दिया है, ऐसा लगता है। और बड़े ही कर्मठ जुझारू व्यक्तित्व के धनी हैं योगी आदित्यनाथ जी। और योगी और हमारे यहाँ के लोकसभा के सदस्य, लोकसभा संसद सदस्य नरेंद्र मोदी जी, ये भी बहुत कर्मठ जुझारू व्यक्तित्व के हैं। प्रेरणा मिलती है नरेंद्र मोदी जी से भी। अमित शाह जी भी बहुत कर्मठ हैं, प्रेरणा मिलती है। मैं इनकी भी जय जयकार करता हूँ। और जो है मैं कहना चाहता हूँ, न्यायपालिका जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत माता की जय हो। न्यायपालिका के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बोर्ड ऑनरेबल जस्टिस बोबड़े जिंदाबाद। और सत्यमेव जयते।
इस सवाल को उठाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। आपके दुआओं का, जनता के, देश की जनता की दुआओं का तलबगार, देश की जनता का ही सेवक राकेश न्यायिक पर हमारे देश की जनता जनार्दन आशीर्वाद दे और दुआओं में शामिल रखे, यही आराधना है। बहुत बहुत धन्यवाद।